बचपन से ही हम चाय पकौड़ा से लेकर दही पराठा तक कई फूड कॉम्बिनेशंस खाते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं? नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं फूड कॉम्बिनेशंस पर। हेल्दी रहने के लिए पौष्टिक आहार और संतुलित डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम अपनी डाइट में दूध, दही, सब्जियां, फल इत्यादि शामिल करते हैं। लेकिन ये डाइट हमें तभी पोषण देती है जब हम इसे सही तरीके से लेते हैं। तो फूड कॉम्बिनेशन के बारे में आज इस पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर एन के शर्मा जी से। तो चलिए मिलकर सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबको नमस्कार मेरा जी सर, जैसे कि हमने आज का विषय लिया है फूड कॉम्बिनेशंस, तो सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या फूड को कंबाइन करके खाना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि फूड कॉम्बिनेशन पैदा ही क्यों होना पड़ा। आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इस धरती पर जितने प्राणी जी रहे हैं उनका अपना एक फूड है, सब अपना अपना फूड खा रहे हैं। इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, ऐसे पेट के जितने प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम किसी को भी संसार में नहीं है सिवाय आदमी के, है कि नहीं। तो सवाल पैदा क्या होता है कि कॉम्बिनेशन जरूरती क्यों पड़ती है। एक्चुअल में देखा जाए तो कॉम्बिनेशन हमें जरूरत पड़ती नहीं है, पर समय के साथ साथ में आदमी ने इतनी तरह तरह की वेराइटीज़ उसने मतलब अडॉप्ट कर ली और एक साथ सब जगह इकट्ठी होकर अवेलेबल भी होने लग गई और फिर हम उसको एक साथ खाने भी लग गए। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था कि सर्वाइवल वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। पहले हेल्थ सेकेंडरी था हमारे लिए कि भाई हमारे परिवार जिंदा रहे, हम स्वस्थ रहें, हम जिंदे रहें किसी तरह। तो जैसे शुरुआत में जैसे मानव शिकारी था, नॉनवेज भी खाता था, तो सिर्फ नॉनवेज खाता था क्योंकि मारा खा लिया मान लो, या नहीं तो कोई एक चीज़ अवेलेबल हो गई कि भाई रूट्स अवेलेबल हो गए बहुत सारे, किस ज़मीन से निकाले तो रूट्स ही खा लिए ऐसे। तो कहीं पर कोई ग्रेन अवेलेबल हो गया तो ग्रेन खा लिया। तो एक जगह सब जगह अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो पेट के रोग जो है ना वो बिल्कुल जीरो थे। क्योंकि पहली बात तो क्या थी कि आदमी भूख से ही खाता था, क्योंकि जब तक भूख लगती नहीं थी वो खाना ढूंढता भी नहीं था। आज जितने भी प्राणी हैं भूख लगने पर खाना ढूंढते हैं, वो ऐसा नहीं वेट करते कि नहीं जी पहले लाके दो तो मैं बाद में खाना ढूंढने निकलूंगा, ऐसा होता है ना इस तरह से। तो सिंपल यानी कि मोनो डाइट खाना आदमी का नियम था एक्चुअल में। तो बॉडी क्या करती थी उस समय, एक ही आहार जब पेट में जाता था तो वो अच्छी तरह से उसके ऊपर पूरे जूस निकाल कर उसको डाइजेस्ट कर सकता था। मान लो यानी कि वो स्टार्च है तो स्टार्च के अलग जूस निकलते हैं, प्रोटीन है तो प्रोटीन के अलग जूस निकलते हैं। तो उस कंडीशन में डाइजेशन में कभी कोई इश्यू आया ही नहीं किसी के पेट पे कभी भी, मतलब कोई भी प्राणी को कभी नहीं आता था। ये शुरुआत कहाँ से हुई, जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन आदमी ने मिक्स करना शुरू किया, तो उसके बाद में फिर इस तरह की समस्याएं पैदा होनी शुरू हुई। तो अब जनरली दूध है, नट्स है, ग्रेन्स हैं, रोटी दाल है, ये मेजर फूड तो यही है। और बाकी साइड में जो है वो फ्रूट्स हैं और सैलड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, और इवन जूसेस वगैरह भी लोग लेते हैं। तो अब इसमें क्या कंबाइन करना चाहिए कि जिससे कि आपको कभी इनडाइजेशन जैसा वर्ड नहीं होना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को ये समझना जरूरी है कि भगवान ने हमारा जो डाइजेशन बनाया है वो परफेक्ट डाइजेशन करने के लिए डिज़ाइंड है। यानी कि इनडाइजेशन कर देना ये शरीर का कोई नियम नहीं है। आपको ज़बरदस्ती गलत खाकर, कॉम्बिनेशन खाकर गलत बॉडी को देना पड़ेगा, तब जाके बॉडी मजबूरी में उनको अकोमोडेट करेगी, ठीक है। तो हमारा शरीर का जो धर्म है वो है खाना अच्छी तरह पचाना। जैसे कोई यूँ कहे कि भाई साहब मैंने जापान से, जर्मनी से मैंने करोड़ों की मशीन मंगवाई है, मैं उसमें साड़ी बनाने के लिए धागा डालता हूँ, लेकिन भाई साहब गुच्छा बन के निकल जाता जी मेरा। तो आप हंसोगे, आप कहोगे यार इतनी कॉस्टली, इतनी भारी मशीन आपने मंगवाई है और आपका खाना पेट में जाकर सड़ जाए, एसिडिटी बन जाए, गैस बन जाए, ये वास्तव में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है।
क्योंकि सवाल क्या पैदा होता है कि आप खाना क्यों खा रहे थे, कि मेरी बॉडी को मिले, पर वो मिलने के बजाय वहीं उसके जूसेस कॉन्ट्रास्ट होकर वहीं पर अगर वो सड़ गया तो फिर आपका खाना क्या काम का हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए बॉडी को एक बार में एक प्रकार का स्टार्च या प्रोटीन देना चाहिए जिससे कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पे सवाल क्या होता है, क्या प्रोटीन्स होते हैं और क्या स्टार्चेस होते हैं। तो स्टार्च और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन एक अल्कलाइन माध्यम में होता है और प्रोटीन का डाइजेशन एसिड माध्यम में होता है, ठीक है ना। अब प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं, सारे दूध दही पनीर है, सारे नट्स सीड्स वगैरह हैं। तो ये सब जितने भी जो प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे मतलब उसको सलाद और वेजिटेबल्स के साथ खाना चाहिए। अब कोई आदमी प्रोटीन खाता है, जैसे कोई भी जो दूध दही पनीर खाता है, और तो इनको कभी भी स्टार्चेस के साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे जनरली लोग कॉर्नफ्लेक्स और दूध पीते हैं, ब्रेड और दूध, चीज़ और ब्रेड, इस तरह के कॉम्बिनेशन लेते हैं ना जनरली, या लस्सी, पराठा खाया और लस्सी पी ली ऊपर से, तो ये सब पेट में सड़ते हैं। यानी कि दूध जो है, आपने कभी एक सिंपल सी बात नोट की होगी कि दूध भगवान ने दांत नहीं आने तक उसकी व्यवस्था की है कि माँ के दूध में भी स्तन में तब तक दूध आता है जब तक आपके दांत नहीं आते, और इसीलिए मिल्क शुड बी ऑलवेज टेकन अलोन, दूध हमेशा अकेले ही लेना चाहिए, ठीक है। तो पर जनरली हम लोग क्या करते हैं कि दूध को किसी न किसी में मिक्स कर ही देते हैं। अब देखिए, ओकेजनली कभी कभार कोई आपने खा लिया, बॉडी टॉलरेट कर लेती है, आपको पता भी नहीं चलने देगी। लेकिन अगर आपकी रेगुलर हैबिट है कि मैं दूध और रोटी या दूध लस्सी और पराठा या मैं ऐसे खा रहा हूँ या कॉर्नफ्लेक्स मिल्क ले रहा हूँ, तो फिर आपके पेट में सड़न जो है वो काम करेगी, और वो दोनों साथ में सड़ते हैं। मतलब दूध और अन्न दालें हमेशा पेट में सड़ते हैं, और दूध के साथ दाल ज़्यादा सड़ती है। अगर आप दूध के साथ बेसन खा रहे हो, छोले खा रहे हो, राजमा खा रहे हो, ऐसा होता है ना, दालें हम जो खाते हैं, तो वो तो और ज़्यादा सड़ती है पेट में। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर आपको दूध पीना ही है तो आप खाली पेट अलग से पी लें, लेकिन खाने के साथ कभी भी उसको मिक्स ना करें। यानी कि आपने खाना खा लिया तो अब 4-5 घंटे तक आप दूध नहीं पी सकते, यूँ समझ लें। तो इस तरह से दूध को अकेले लेना चाहिए। अब लस्सी और पनीर अगर जैसे कई लोग खाने के साथ लेते हैं, दही वगैरह भी लेते हैं, तो ओकेजनली तो कभी पनीर की सब्जी खा लिया आपने शौक के मारे, या आपने थोड़ा दही खा लिया, इट्स ओके, बॉडी विल टॉलरेट। लेकिन आप कभी भी नोट कर लेना कि जब आप रोटी के साथ दही खा लेते हो ना, तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि दही जो है ना पेट में जाकर लेयर बना देता है, और वो हमारे स्टार्च का पाचन नहीं होने देता फिर इस तरह से। तो इसीलिए दही भी जो है खाने में, लस्सी को भी अवॉइड करना चाहिए, क्लियर, इस तरह से। तो प्रोटीन जो है वो सब के सब कोशिश करें कि वो खाने के साथ ना खाएं। अब दाल चूंकि रोटी के साथ क्यों खाते हैं, क्योंकि दाल जो है ना वो 100% हाई, केवल प्रोटीन ही नहीं है बल्कि वो स्टार्ची भी ज़्यादा है, वो दोनों कॉम्बिनेशन में, इसलिए पेट में गैस बनती है। आपको पता है दाल जो भी खाता है उसके पेट में गैस बनती है, क्यों? स्टार्च प्रोटीन का एक अलग सा कॉम्बिनेशन है। हालांकि वो चरने वाले जानवरों के लिए दाल बनाई गई है, लेकिन हमने अडॉप्ट कर लिया, अलग बात है। तो दाल कभी अगर आपको खाना पड़े तो उसको भिगोकर फुलाकर उसको खाना पड़ेगा, और अगर आपका बैठाओ जीवन है तो फिर उसको वो भी अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? उसको रोटी के साथ दाल खाने में थोड़ी बॉडी को टाइम लगती है, ये समझ लें। तो बेटर क्या है कि प्रोटीन जो भी आप खाते हैं, मतलब आप कहते हैं साहब मैं पनीर खाना चाहता हूँ, तो भैया सलाद सब्जी के साथ खा लो। मैं लस्सी पीना चाहता हूँ, दही खाना चाहता हूँ, सलाद सब्जी के साथ खा लो। हालांकि मैं दूध को इतना प्रमोट नहीं करता कभी। और कोई कहता है साहब खाने के साथ में मुझे नट्स खाने हैं, नट्स और सीड्स खाना है, प्रोटीन है, तो उसको आप सलाद के सब्जी के साथ खा लो, यूँ समझ लो। तो फिर आपके पेट में कभी गड़बड़ नहीं होगी। पर अगर आप रोटी भी खा रहे हो, साथ में दाल भी खा रहे हो, आप पनीर भी खा रहे हो, आप दही भी खा रहे हो, आप आलू भी खा रहे हो, आप नट्स भी खा रहे हो, तो फिर पेट में ज़बरदस्त भयंकर सड़न होगी। देखिए, हर आदमी ने ये बात महसूस की होगी कि वो शादी में जाता है और वहाँ जिस तरह के कॉम्बिनेशन खा के आता है, उस दिन आपके पेट की हालत, और एक आप रोज़ नॉर्मल घर का खाना सिंपल रोटी सब्जी खाते हो, उस दिन पेट की हालत में दोनों में डिफरेंस तो महसूस होता है ना, क्लियरली। और जिस दिन आप सिंपल दलिया खिचड़ी खाते हो उस दिन पेट आपका हल्का होता है। क्यों? क्योंकि वो मोनो डाइट है। इस तरह से तो प्रोटीन को जो है वो सलाद के साथ खाने की आदत डालें, और रोटी दाल खाना है तो हमेशा सलाद के साथ खाने की आदत डालें, ठीक है।
अच्छा, अब खाने के साथ एक और कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कभी भी खाने के साथ फ्रूट और जूसेस नहीं लेने चाहिए, इवन चीनी, गुड़, शहद भी। क्यों मालूम है? ये शर्करा, ये शुगर्स हैं, ये सिंपल शुगर्स हैं जो बॉडी में जाती जल्दी पच जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग रोटी दाल खाकर, खाना खाकर उसके बाद फ्रूट्स खाते हैं। तो फ्रूट जो है ना, वो समझो हवाई जहाज है, वो पेट में जाते आगे निकल के जल्दी पच जाना चाहिए, उसको तो आधा घंटे में पच जाना होता है। तो आपने अगर आगे बैलगाड़ी भेज दी, बाद में हवाई जहाज भेज रहे हो ऊपर से, यूँ समझ लो आप, तो उसके कारण क्या होता है, फल पेट में पड़कर सड़ जाता है। इसीलिए खाने के साथ जो लोग जूस पीते हैं, जैसे अमेरिकन ब्रेकफास्ट में आपने देखा ऑरेंज जूस, एक कॉमन वहाँ पे 5 स्टार में भी लिखा रहता है ऐसे, वो बड़ा खतरनाक है, बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक है। जो खाने के साथ जूसेस पीते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त इनडाइजेशन के शिकार होंगे ही, इसका नियम है। तो इसीलिए खाने के साथ कभी भी फ्रूट और जूसेस ज़्यादा न लें, और अगर चीनी, गुड़, शहद लेते हैं तो उसकी मात्रा कम से कम रखें, क्योंकि ये हर एक के साथ सड़ते हैं। मतलब चीनी जो है ना, हर एक के साथ सड़ती है, इसलिए मिठाइयाँ सब सड़ती है ओरिजिनली पेट में। लेकिन अब चूंकि इतने हम दूर आ गए हैं, सब मिठाई खाने के शौकीन हो गए हैं, तो ठीक है, ओकेजनली एंजॉय कर लो, बॉडी टॉलरेट कर लेगी, पर बीमारी में तो अवॉइड करना पड़ेगा उसको। तो ऐसे करके फल खाना है तो अलग से खाली पेट खाओ एज ए मील, जूस पीना है खाली पेट पियो, खाने के साथ कभी उसको कंबाइन मत करो, ठीक है ना, इस तरह से। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है? खटाई। जैसे नींबू, इमली, अमचूर, टमाटर, ये जितने भी हम खटाइयाँ हैं ना, ये हम जनरली हम अपने खानों में डालते हैं। तो जो सिट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, सिट्रिक एसिड, ये स्टार्च का डाइजेशन कभी होने नहीं देती। अभी आप एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक रोटी खा रहे हो, अब मीठी लगेगी, मुंह में चबाओगे थोड़ी मीठी लगेगी, अब जरा सा नींबू का अचार लेके खा लो, आपको वो बिल्कुल भी मीठी नहीं लगेगी आपको। यानी कि क्यों? टाइलिन जूस निकलता ही नहीं खटास के प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि जब आप खटाई डाल के कोई अनाज खाते हो ना, कोई भी स्टार्च, तो आपके जो अल्कलाइन जूसेस जो निकलने चाहिए वो निकल नहीं पाते हैं, और फिर वो स्टार्च जो है ना पेट में सड़ने लगता है। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा आलू के ऊपर नींबू निचोड़ देते हैं, शकरकंद पे निचोड़ देते हैं नींबू, और या दाल में नींबू डाल देते हैं, या रोटी के साथ बहुत सारी खटाई सॉस खा लेते हैं, जैसे केचप खाते हैं लोग आजकल, और बहुत तो ये सब चीज़ें जो है ना आपके स्टार्च के डाइजेशन को हैम्पर करती है, यानी कि रोकती है उसको। तो इसीलिए अगर आपका पेट खराब है तब तो आपको 100% खटाई टोटली खाने में से निकालना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल है, आप कभी कभार ओकेजनली खटाई खा रहे हैं, अब जैसे ना हमारे खाने में अमचूर आ गई है, कई सब्जियों में डाली जाती है, तो उसको ओकेजनली कभी कभार अगर आप डाल दो तो बॉडी की टॉलरेट कर लेगी, क्योंकि वो उतना मतलब गड़बड़ तो करेगी पर बोलेगी नहीं अभी। तो जब वो सेंसिटिव हो जाती है, जब बीमार पड़ के, तब फिर वो बोलती है कि देखो जी क्या गड़बड़ है। इसीलिए तो कोशिश करें कि खाने में खटाई ना हो। सर, यदि व्यक्ति रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस ले रहा है और उस टाइम अगर उसे नहीं पता लग रहा है, उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बट लेटर ऑन उसको बीमारियां होने की संभावना है, तो कैसे व्यक्ति को शुरू में कैसे पता चलेगा विदाउट सिम्टम्स, वो कैसे डिटेक्ट करे कि उसका जो खान पान है वो गलत है? देखिए क्या होता है, आप जब जवान होते हैं ना, तब तक तो आपकी बॉडी में ना बहुत बड़ी डाइजेस्टिबिलिटी स्ट्रांग होती है ना, तो बॉडी पत्थर भी हजम कर जाती है, जैसे बोलते हैं ना। इसलिए यंग लोग जो है ना 20-25 साल तक जो भी खाते पीते रहते हैं, उनकी बॉडी बोलती नहीं, उनको पता भी नहीं चलता, इसलिए वो हर 2-4 घंटे में खाते भी रहते हैं, और इस तरह से। तो ये बाद में जब उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल आने लगती है, तब उनको पता चलता है वास्तव में, जब उनका मेटाबॉलिज्म लो आने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि मेरा खाना गड़बड़ हो रहा है? आपको अपने स्टूल को रेगुलरली वॉच करना पड़ेगा। अगर आपका खाना भूख से गया और खाना आपका सिंपल कॉम्बिनेशन था, तो आपका स्टूल फॉर्मेशन में होगा, बंधा हुआ होगा, कभी पॉट पे चिपकेगा नहीं, बदबू नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं सेमी सॉलिड है, बार बार जाना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन होती है और पेट में जलन होती है, ऐसे कुछ भी, तो या स्टिकी होता है मोशन, तो या ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ जाती है, ये मतलब पहचानने की बहुत बड़ी तकनीक बता रहा हूँ, तो समझ लेना कि आप धागा तो डाल रहे हो मशीन में, पर कपड़ा नहीं बन रहा है, गुच्छा बन के निकल रहा है। तो इसीलिए वहाँ आपको चौंकना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर खाना खा रहे हो तो आपका मोशन प्रॉपर आना चाहिए ना भाई, वो उसमें क्यों इतना सडन, क्यों इतना स्टिकी हो या बदबू होनी चाहिए?
तो वो अपने आप में इंडिकेशन दे रहा होता है। तो जो जा रहा है और क्या आ रहा है, अगर आप इस पे अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ क्या हो रही है, ये समझ लें। सर ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ को ख़राब करते हैं तो आपने बताया, बट क्या ये हमारी मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव डालते हैं? याद रखना, आंत खराब तो मात खराब, गट्स इज ए सेकेंड ब्रेन। जिनका पेट खराब होता है ना, आप कभी भी नोट कर लेना, उनका माइंड हमेशा चंचल रहेगा, इनडिसिसिव होगा, यानी कि निर्णय लेने में प्रॉब्लम करेगा, बेचैन रहेगा, कंसंट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी। मतलब ये बहुत बड़ा प्रभाव जो है ना उसके मानसिक स्थिति पे पड़ता है, बता रहा हूँ मैं। जी, तो सर इसके लिए हम किस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गरीब की तरह खाओ, अमीर की तरह जियो। सिंपल खाना खाओ, सिंपल वैरायटी खाओ, और कोशिश करो कि एक प्रकार का एक ही डाइट लूँ। मतलब देखिए हम लोग कैसे खाना खाते हैं मालूम है आपको जान करके हैरानी होगी। हम लोग ने सलाद, सब्जी, स्टीम सब्जी जो भी है, उसके साथ में एक भुट्टा खा लिया ना, खाना हो गया हमारा। अब हम खाना रोटी सब्जी नहीं खाएंगे। सलाद, सब्जी और भुने हुए आलू, खाना हो गया। सलाद, सब्जी, शकरकंद, खाना हो गया, क्योंकि स्टार्च है ना, एक प्रकार का स्टार्च है। सलाद, सब्जी और स्प्राउट्स, खाना हो गया। सलाद, सब्जी और नट्स, खाना हो गया। सलाद, सब्जी और इडली, खाना हो गया। सलाद, सब्जी और डोसा, खाना हो गया। अब लोग क्या समझते हैं कि ये तो सब स्नैक्स है, मतलब ये सब डोसा खाना, इडली खाना, पकौड़े खाना, बाद में खाना खाएंगे। हम अगर पकौड़ा खाएंगे ना जिस दिन, उस दिन सलाद, सब्जी और पकौड़ा ही खाएंगे फिर मजे से। सैलेड हमें हर चीज में रखनी है। वो इसलिए कि सैलेड की आदत, नेचुरल फूड तो होनी चाहिए ना खाने में, फाइबर तो चाहिए ना फिर, क्योंकि मैक्सिमम खाने में तो हमारा फाइबर है ही नहीं। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, ईट एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। पूरे वर्ल्ड में ना सलाद खाने की बहुत अच्छी आदत होती है, भारत में ये आदत बड़ी कमजोर है। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, कोई एनीथिंग, ईट एनीथिंग, सलाद खाओ, सब्जी खाओ, और जो आपका एक कोई सिंपल स्टार्च या प्रोटीन है आप खा लो, खत्म, एंजॉय दैट। सर सलाद खाने का तरीका जो आपने बताया कि पहले खाना है खाने से, हाँ, ताकि वो फाइबर पहले चला जाए। तो फिर जो आपने कुछ गलत भी खा लिया, मान लो ना कोई गलत खाना भी खा लिया, आपने कहा मैंने आज छोले भटूरे खा लिए जी, सलाद, तो सलाद खा के खा ले भाई। मान लो कचौड़ी खाना, सलाद खा के खा ले, तो कम से कम फाइबर जो होता है ना वो धीरे धीरे शुगर बॉडी में बढ़ने देता है, नहीं तो फिर बहुत जल्दी बढ़ जाती है यूँ। सर आपने अभी बताया कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें साथ में नहीं खानी चाहिए और कैसे इंडाइजेशन की समस्या होती है। और सर जैसे आपने बताया कि खाना सड़ जाता है तो बुरी तरह से हमारी आंच को प्रभावित कर रहा है वो, तो सर इंडाइजेशन की समस्या होती है, गैस होती है, क्या इसके अलावा कोई गंभीर रोग भी होने की संभावना है? बहुत गंभीर रोग होते हैं। देखो क्या होता है कि जनरली जब आपका खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने वैरायटी बॉडी को दे दी और हर एक का जूसेस अलग अलग था, तो सड़कर जब खाना जब पेट से निकलता है ना, तो अगर पेट में सड़ा तो अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और यानी कि पेट वाला अल्सर और एक डियोडेनम अल्सर होता है, ये दो अल्सर उसमें हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस, पेट की सूजन होती है, वो हो सकती है उसमें, ठीक है। फिर वहाँ से नीचे निकल कर जब आता है तो हमारे छोटी आंतों में भी सड़न होने से फिर टाइफाइड जैसी बीमारियाँ हो सकती है। उसके बाद में जब नीचे आता है मान लो सड़कर और दोबारा, तो वहाँ पर IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डिसेंट्री, डायरिया, इस तरह की बीमारियाँ हो सकती है। मतलब देखिए, खाना पेट में गया और पचा नहीं और सड़ ज़्यादा गया, तो फिर आपको उसका जो टॉक्सिक इरिटेशन है वो तो कभी न कभी आपको कुछ महीनों के बाद या सालों के बाद ज़बरदस्त बीमारियों में डालेगा ही ना। वो बिल्कुल नेचुरल सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो जितने पेट में गैसेस बनती हैं, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी, जो लोग बोलते हैं ना मैंने खाना खाया तो मुझे एसिडिटी फील हो रही है, तो वो क्या है, एसिडिटी क्या है कि आपका खाना वहाँ सड़कर फर्मेंट हो रहा है वास्तव में, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसीलिए इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियाँ हम इससे कमा लेते हैं। जी सर, आपने बताया कि क्या क्या फूड जो है वो गलत है कॉम्बिनेशन में लेना, उसके बाद आपने बीमारियां भी बताई। तो सर क्या फूड कॉम्बिनेशन सही है जो हम ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें वेट लॉस के लिए अगर कोई फूड कॉम्बिनेशन लेना है तो हम क्या फूड कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? देखिए क्या होता है, वेट लॉस जो वर्ड है ना, ये बड़ा गलत शब्द है वास्तव में। आपका वजन बढ़ाने के जो कारण आपने जोड़ लिए वो हटा दो ना, अपने आप वेट नॉर्मल रहेगा। आज किसी प्राणी को अपना वजन घटाना बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, अपने आप नॉर्मल रहता है। आप अपना भूख से खाना खाओ, होलसम खाना खाओ, फाइबरस खाना खाओ, अपने आप वेट मेंटेन रहेगा, समझे ना आप। लेकिन कॉम्बिनेशन से वेट का प्रॉब्लम उतना नहीं होता, क्योंकि मेनली जो कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है वो सडन से ज़्यादा है,
और उससे बड़ी बड़ी बीमारियां बाद में क्या होता है, जब एसिडिटी बनती है ना, तो आप क्या करते हो, आप एंटासिड्स खाओगे, इनो सोडा पी लोगे, है ना, तो आपको टेम्पररी वो रिलीफ मालूम पड़ता है, पर बाद में वही कंटिन्यूस इरिटेशन जो पेट में चलता रहता है, क्यों आपको पता नहीं है, आप इग्नोरेंट हो कि कॉम्बिनेशन क्या सही है गड़बड़ है, तो उस कारण क्या होता है कि बाद में जाकर वो बड़ी बीमारी में टर्न कर जाता है जब आप सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे होते हो, ठीक है ना। IBS हो गया तो आपने स्टेरॉइड्स खा लिए, वो खा लिए, आपने किसी तरह रोक लिया, सूजन को रोक लिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन खा ली, या अल्सर के लिए आपने कोई चीज़ खा ली, तो अल्टीमेटली आप कारण अगर ठीक नहीं करोगे ना, तो ये बीमारियां कभी ठीक होती भी नहीं है वैसे भी इस तरह से। तो मैं कॉम्बिनेशन जैसे ही आप ठीक करोगे ना, आप अनुभव करोगे कि पेट नामक कोई चीज़ आपके पास है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। जी सर, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, अगर कारण ठीक कर लेंगे तभी ठीक होगा। पहली बात तो ये कि अगर हमें इतनी जानकारी हो गई है कि हमें ये चीज़ें साथ नहीं खानी है तो बीमारियां होंगी ही नहीं। लेकिन अगर अब व्यक्ति को हो चुकी है ये सारी बीमारियों से, वो ग्रसित है, तो अब सर क्या राइट फूड कॉम्बिनेशन क्या रहेगा उसके लिए? देखिए, अब बीमार है तब तो ज़्यादा सीरियसली इसको फॉलो करना पड़ता है, तो आपको मोनो डाइट यानी कि कोशिश करें कि सिंगुलर डाइट लें, यानी कि जैसे सलाद, सब्जी, रोटी खाना हो गया, है ना। आप सिंपल एक दलिया खा रहे हैं, वेजिटेबल दलिया है, नॉर्मल दलिया, आप सिंपल खिचड़ी खा रहे हैं, आप सिंपल चावल दाल खा रहे हैं, आप सिंपल पोहा खा रहे हैं, ऐसे यानी कि सिंपल इडली खा रहे हैं, सिंपल उपमा खा रहे हैं। तो यानी कि आप कोशिश करें कि जब आप बीमार हैं तब तो आप एक वैरायटी लें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इंडाइजेशन बढ़ा तो बीमारी बड़ी समझो, ठीक है। तो और नॉर्मल कंडीशन में भी आप रेगुलर डाइट तो सिंगल ही रखें ना भाई। देखिए, वैसे तो भारत में रोटी सब्जी, रोटी दाल ही खाई जाती है, सब चीज़ है ना। ये तो लोग जो दूध दही पनीर खाने में जोड़ लेते हैं, फल जूस जोड़ लेते हैं, या बहुत खटाई जोड़ लेते, तो प्रॉब्लम आती है। अगर ये न जोड़ें और सिंपल जैसे भारत में रोटी दाल खाई जाती है, तो फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। रोटी दाल खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं जनरली, तो उससे फिर प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है इस तरह से। तो कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा सिंगुलर रखें, मोनो डाइट रखें हमेशा। जी सर, ये तो हो गई कि फूड कॉम्बिनेशन हमारा क्या होना चाहिए। लेकिन जैसे अगर ये इंडाइजेशन की समस्या चल रही है या हमारी आंतों में प्रॉब्लम हो चुकी है, और जैसे आपने बताया इतने सारे अल्सर अलग अलग टाइप के हमें हो सकते हैं, तो अगर हमें ये सब बीमारियां हो चुकी हैं, तो क्या हम योग, प्राणायाम या ध्यान के माध्यम से भी हेल्प ले सकते हैं इसे हील करने में? देखिए, ये सब चीज़ें जितनी भी है ना, आपके योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, मतलब एक्यूप्रेशर जो भी आप करते हैं, ये सब रिलीफ देकर उसकी एक ताकत, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए काम करेंगे। पर एक्चुअल में जो रियल में जो इंटरनल जो ठीक होगा, मतलब ये बीमारियां ठीक होगी, वो इसका इरिटेबल जो कॉज है, जो आप ऊपर से दे रहे हो, वो तो बंद करना ही पड़ेगा ना। अगर वो बंद नहीं हुआ तो इरिटेशन चलता रहेगा, तो इन्फ्लेमेशन मेंटेन रहेगी, अल्सरेशन मेंटेन रहेगा, समझे ना आप। तो इसीलिए द मोमेंट यू स्टॉप द कॉज, बॉडी स्टार्ट्स हीलिंग, यानी कि बॉडी है ना हीलिंग करना शुरू कर देती है। फिर वो आप अगर 15-20 दिन अगर ऐसे आप केयर कर रहे हो, तो 15-20 दिन 2-3 सप्ताह में आपको वो रिकवर करने लग जाती है। सिंपल सा मामला ये। जी सर, बहुत सारी जानकारी आपने दी इस कार्यक्रम में फूड कॉम्बिनेशंस के ऊपर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस पर, कैसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं और क्या क्या राइट फूड कॉम्बिनेशंस है, ये भी हमने आपको बताया। तो आप अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने खान पान को सही रखें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।